Hello everyone, today in this video we will discuss about fracture healing. So as you already know what is fracture? Fracture is the break in the continuity of bone, right? It can be stress, traumatic, pathological, simple, complex, displaced, undisplaced and so on, जो कि मैंने आपको previous video में समझा रखा है, right? इसके अलावा भी एक वीडियो मैंने शेयर की है, लास्ट वीडियो एनाटमी ऑफ बोन. सो यू शुड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट. उसके बाद ही आपको फ्रैक्चर हीलिंग समझ में आएगा, क्योंकि फ्रैक्चर हीलिंग का जो मेन जो एम है ना इस प्रोसेस का, दैट इज़ टू रीस्टोर द इंजर्ड बोन, राइट. आपकी जो बोन डैमेज हुई है उसको वापस रीस्टोर करना, उसकी जो प्री इंजरी वाली पोजीशन है, स्टेट है, उस स्टेट पे उसको लेके आना. सो आपको एनाटमी पता होनी चाहिए कि उसकी जो नॉर्मल स्टेट है वो कैसी है, राइट. तभी तो आप उसको उस स्टेट पे लाने के लिए, रिकवर करने के लिए, उस कंसेप्ट को, इसके पीछे जितनी भी प्रोसेसेस हो रही हैं उसको ज़्यादा एफिशिएंटली समझ पाओगे. इज़ दैट क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टेज ऑफ फ्रैक्चर हीलिंग ऑफ अ कॉर्टिकल बोन. ठीक है, कोई भी आपकी कॉर्टिकल बोन है ना, वो हील होने के लिए फ्रैक्चर होने के तुरंत बाद से प्रोसेसेस में लग जाती है. यानी यहाँ पे एक कॉन्टीन्यूअस सीरीज ऑफ स्टेजेस को ये फॉलो करती हैं, जिसके टोटल 5 स्टेजेस होते हैं. स्टेज 1 इज़ द स्टेज ऑफ हेमाटोमा, स्टेज 2 इज़ द स्टेज ऑफ ग्रैन्युलेशन टिश्यू, स्टेज 3 इज़ स्टेज ऑफ कैलस, स्टेज 4 इज़ स्टेज ऑफ रीमॉडलिंग एंड 5th one is the stage of modeling. So now let's discuss about these stage one by one. So the very first stage is the stage of hematoma. Hem is related to blood और hematoma तब हम यूज़ करते हैं जब blood accumulate हो जाता है या blood की clotting हो जाती है. ठीक है, ये स्टेज फर्स्ट 7 days तक जो हमारा फ्रैक्चर बोन है वो इस स्टेज पे रहता है. उसके बाद जो आपके फ्रैक्चर बोन है ना, उसके साथ साथ उसके आसपास के जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं से ब्रेक हुए होंगे. वो ब्रेक होने के बाद उनमें से ब्लड लीक होता है. ब्लड लीक होने के बाद वो ब्लड क्या बना देता है? हीमाटोमा बना देता है. जो आपके फ्रैक्चर एंड्स हैं और उसके आसपास है वो हीमाटोमा डेवलप हो जाएगा. उसके साथ साथ जो आपका पेरीऑस्टियम है या लोकल सॉफ्ट टिश्यू है उस एरिया की, फ्रैक्चर एंड्स की, वो भी स्टिरअप हो जाती है. दैट मीन्स कि वहाँ से हट जाती है. ठीक है, उसके बाद आपके इस स्टेज के अंदर दिखेगा इस्चेमिक नेक्रोसिस. इस्चेमिक नेक्रोसिस का मतलब हुआ कि जो बोन टिश्यूज़ है ना उनकी डेथ हो जाना ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई. ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से जो वहाँ पे ऑस्टियोसाइट सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है. अब इनमें से कुछ सेल्स क्या करती हैं ना, वो सेंसराइज होती हैं और वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेती हैं डॉटर सेल्स में. ठीक है, अब इस डिफ्रेंशिएटिंग का ये फ़ायदा है कि ये बाद में फ्रैक्चर हीलिंग में कंट्रीब्यूट करेंगे एज अ प्रिकर्सर. क्लियर है? नेक्स्ट इज़ द स्टेज ऑफ ग्रैन्युलेशन टिश्यू. ये स्टेज 2 से 3 वीक तक रहता है. फर्स्ट वीक आपका स्टेज ऑफ हेमाटोमा रहा. ठीक है, उसके बाद जो स्टेज आया वो आपके 2 से 3 वीक तक रहेगा. यहाँ पर जो आपकी सेंसिटाइज प्रिकर्सर सेल्स थी, जो डॉटर सेल्स थी, जो स्टेज 1 के अंदर बनी थी, वो डॉटर सेल्स अब दूसरी सेल्स प्रोड्यूस करेंगी. ठीक है, जो बाद में डिफ्रेंशिएट होकर और ऑर्गेनाइज होकर के आपके फ्रैक्चर एंड्स को एक सॉफ्ट ग्रैन्युलेशन टिश्यू प्रोवाइड करेगी. वो किस तरीके से? लाइक जो आपके प्रिकर्सर सेल्स थे ना, अब वो ब्लड वेसल्स में, फिब्रोब्लास्ट में, ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी. क्लियर है? उसके बाद आपका एक सॉफ्ट ग्रैन्युलेशन तैयार हो जाएगा दोनों फ्रैक्चर फ्रेगमेंट के बीच में. ये जो ग्रैन्युलेशन है ना, ये आपके फ्रैक्चर एंड्स को एक एंकरेज प्रोवाइड करेगा विदाउट स्ट्रक्चरल रिजिडिटी. यानी कि जो स्ट्रक्चर है ना वो यहाँ पे रिजिड नहीं है, ये क्योंकि ये सॉफ्ट ग्रैन्युलेशन है. फ्रैक्चर जो है अभी भी मोबाइल स्टेज पे है. ठीक है, वो अभी भी फ्रैक्चर एंड्स मूव कर सकते हैं. उसके बाद आपका जो ब्लड क्लॉट होता है ना, उससे लूज फाइब्रस मैश बन जाता है, जो कि आपके फ्रैक्चर एंड्स को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. क्लियर है? उसके बाद जो आपका क्लॉट है दैट विल बी रिमूव्ड बाय मैक्रोफेज, जियांट सेल्स एंड अदर सेल्स अराइजिंग इन द ग्रैन्युलेशन टिश्यू. उस टिश्यू के अंदर आपके मैक्रोफेज, जियांट सेल्स क्या करेंगे? उस क्लॉट को रिमूव करेंगे. ठीक है, अब इस यही वो स्टेज है जिस स्टेज से आपकी सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग और फ्रैक्चर हीलिंग डिफरेंट होती है. क्लियर है? सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग में क्या हो रहा था कि ये ग्रैन्युलेशन टिश्यू ना आपकी फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस हो जाती थी. लेकिन फ्रैक्चर हीलिंग के केस में क्या होगा? ये ग्रैन्युलेशन टिश्यू आपके ऑस्टियोब्लास्ट में डिफ्रेंशिएट होगी और लास्ट में क्या होगा? मिनरलाइज टिश्यू आपको मिलेगा. ठीक है, कैलस बनेगा, फिर हार्ड कैलस बनेगा एंड एंड में क्या होगा? जो आपका जो फ्रैक्चर है ना वो बिल्कुल मिनरलाइज मेसेनकाइमल टिश्यू से रिप्लेस हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर स्टेज ऑफ कैलस. दिस इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ फ्रैक्चर हीलिंग, जो 4 to 12 वीक्स तक रहता है. इसके अंदर जो ग्रैन्युलेशन टिश्यू है ना वो फर्दर डिफ्रेंशिएट होकर के आपके ऑस्टियोब्लास्ट बनाने लगती है. ये जो आपके ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं ये सबसे मेन सेल्स हैं जो इस पूरे प्रोसेस के अंदर
जो सबसे मेन लीड रोल है दैट इज़ योर ऑस्टियोब्लास्ट सेल का रोल। ये आपके सेल्स जो है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में ले डाउन हो जाएंगे और कैल्शियम सॉल्ट के साथ। इसकी वजह से जब ये सेल्स आपके इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में पूरा सेट हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या बनेगा, आपका कैलस बनेगा, जिसे आप वुवन बोन भी कह सकते हैं। वुवन बोन यानी कि यहाँ पर जो आपके ऑस्टियोब्लास्ट है यानी बोन सेल्स का जो अरेंजमेंट है ना वो बिल्कुल रैंडम है, ठीक है। यही डिफरेंस है वुवन बोन और लैमिनार बोन में। ये आपकी इमेच्योर बोन्स हैं और लैमिनार बोन आपकी मेच्योर होती है। और जो आपका कैलस है ना, दिस इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ यूनियन, जो कि आपके एक्सरे में विजिबल होगा। जैसे आपकी बोन फ्रैक्चर हुई वो तो आपको एक्सरे में विजिबल है, उसके बाद आपका बोन वापस से हील हो रहा है, ये चीज़ कंफर्म कब होगी, सेकंड स्टेज में है बोन, नहीं फर्स्ट स्टेज में नहीं, जब बोन थर्ड स्टेज पे आएगी, जब कैलस बनेगा तब वो चीज़ एक्सरे में विजिबल होगी कि बोन जो है वो यूनियन की तरफ जा रही है, बोन वापस जुड़ रही है, ठीक है। नाउ द कैलस फॉर्मेशन इज स्लोवर इन एडल्ट, ठीक है। जो एडल्ट होंगे उनमें कैलस फॉर्मेशन धीरे होगा, ये प्रोसेस। चिल्ड्रंस में ये प्रोसेस फास्ट होता है, ठीक है। कैलस फॉर्मेशन आपका कॉर्टिकल बोन में स्लो होता है, कैल्सलेस बोन में फास्ट होता है, क्लियर है। नेक्स्ट इज़ योर स्टेज ऑफ रीमॉडलिंग, जिसे आप फॉर्मली बोल सकते हैं कंसोलिडेशन। इसके अंदर जो आपकी वुवन बोन है ना दैट विल बी रिप्लेस बाय योर मेच्योर बोन, ठीक है, यानी कि आपकी इमेच्योर बोन मेच्योर बोन में कन्वर्ट हो जाती हैं। और या आप ये बोल सकते हो कि जो आपकी जो रैंडमली बोन टिश्यूज़ का ऑर्गेनाइजेशन था, वुवन बोन था, अब वो प्रॉपर जो एक टिपिकल लैमिनार स्ट्रक्चर है ना उसमें रिप्लेस हो गया है, ठीक है। इस प्रोसेस ऑफ चेंज को आप मल्टी सेलुलर यूनिट बेस्ड चेंज कहते हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। वेयर जहाँ आपका जो पॉकेट ऑफ कैलस बोन है दैट विल बी कन्वर्ट इनटू द पॉकेट ऑफ लैमिनार बोन। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, 1 to 4 ईयर्स तक इस प्रोसेस में लग सकते हैं। नेक्स्ट इज द स्टेज ऑफ मॉडलिंग, जिसे आप फॉर्मली रीमॉडलिंग बोलेंगे। इसके अंदर जो आपकी बोन है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे उस पर वेट पड़ता है वैसे वैसे वो स्ट्रेंथन होती है, ठीक है। और उस वेट के अकॉर्डिंग ही वो अपना शेप लेती है, जो कि आपके एंडोऑस्टियल और पेरीऑस्टियल सरफेस पे उसकी शेपिंग होती है। इस प्रोसेस के अंदर, या फिर आप ये बोलिए कि इस प्रोसेस को स्टिमुलेट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे जैसे आप वेट बियर करते हैं तो बोन पे स्ट्रेस पड़ता है, जिस जगह पे वेट ज़्यादा पड़ेगा, मस्कुलर फोर्स ज़्यादा पड़ेगा, या आप एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस फेज़ के अंदर आने के बाद, तो उस हिसाब से जो आपकी बोन है वो दोबारा से रीमॉडलिंग में आएगी, ठीक है। मोर कॉन्स्पेशियस इन चिल्ड्रंस विद एंगुलेटेड फ्रैक्चर, जो बच्चों के अंदर एंगुलेटेड फ्रैक्चर होता है ना उसमें ये स्टेज जो है वो ज़्यादा अच्छे से दिखती है, ज़्यादा अच्छे से विजिबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द हीलिंग ऑफ कैल्सलेस बोन। अब तक जो हम पढ़ रहे थे दैट वाज द हीलिंग ऑफ कॉर्टिकल बोन, राइट। अब हम बात करेंगे कैल्सलेस बोन की, क्योंकि ये बोन टेक्सचर में डिफरेंट है। कॉर्टिकल बोन आपकी टिपिकल लैमिनार स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर आपका वुवन स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर आपके ऑस्टियोब्लास्ट का जो अरेंजमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर टिपिकल फैशन में होता है, और इसके अंदर जो अरेंजमेंट होता है दैट इज़ द रैंडम फैशन। तो इसके अंदर जो आपका यूनिफॉर्म स्पॉन्जी टेक्सचर होता है ना कैल्सलेस बोन का, इसके अंदर कोई मेड्यूलरी कैविटी नहीं होती, तो बहुत बड़ा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है ट्रेबिकुलाई के बीच में। तो यूनियन डायरेक्ट होता है आपके बोनी ट्रेबिकुलाई के बीच में, इसमें कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं आती, ठीक है। आपका हीमाटोमा फॉर्मेशन हुआ, ग्रैन्युलेशन फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद जो आपकी मेच्योर ऑस्टियोब्लास्ट है ना वो वुवन बोन्स में, ठीक है, ले डाउन हो जाएंगे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के अंदर, और जो 2 फ्रेगमेंट्स थी वो यूनाइट हो जाएंगी। इसमें बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं होता है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी बोन हीलिंग, सेकेंडरी बोन हीलिंग एंड गैप हीलिंग। अब तक जो हम पढ़ रहे थे ना दैट वाज सेकेंडरी बोन हीलिंग, जो इनडायरेक्ट हीलिंग थी। इसके अंदर जो टेंशन था ना वो 2 to 10% था, यानी कि जो फ्रैक्चर एंड्स हैं उनमें अगर एक्सटर्नल फोर्स लगे तो उनमें थोड़ा बहुत मूवमेंट पॉसिबल था, ठीक है। तो इसमें जो हीलिंग हो रही थी दैट इज़ बाय कैलस फॉर्मेशन, ठीक है। बोन जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं था, दोनों के बीच में एक अच्छा खासा गैप था बोनी फ्रेगमेंट्स के बीच में, तो बीच में सॉफ्ट कैलस बनता है, फिर वो हार्ड कैलस में कन्वर्ट होता है। दिस इज कॉल्ड एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन, राइट। इसके अंदर आपका हीमाटोमा डिस्टर्ब नहीं हो रहा, ठीक है, नॉन ऑपरेटिवली आप इसे ट्रीट कर रहे हैं, और ये एक्सरे में जो फ्रैक्चर है वो विजिबल होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका प्राइमरी बोन हीलिंग है ना इसमें डिफरेंस है। प्राइमरी बोन हीलिंग तब होता है जब आपके दोनों बोन्स जो ब्रेक हुए वो कांटेक्ट में है, इतने कांटेक्ट में है कि उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 0.1 मिलीमीटर से भी कम है, ठीक है। जो इन दोनों के बोन्स के बीच में, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा कांटेक्ट में है, तो ये जो बोनी एंड्स हैं, फ्रैक्चर एंड्स हैं, वो स्टेबल भी हैं, उनमें कोई मूवमेंट भी नहीं हो रही, उनमें जो टेंशन है 2% से कम ही लग रहा है। इसके अंदर जो
इंटरनल फिक्सेशन है ना वो पॉसिबल है, ठीक है। इसमें आप प्लेट स्क्रू वाला इंटरनल फिक्सेशन देखेंगे जो कि ऑपरेटिवली ट्रीट होता है, और ये एक्सरे में इवेल्युएट नहीं कर सकते आप इसका जो चेंजेस है। इसके अंदर जो आपकी ऑस्टियोक्लास्ट होती है वो आपके कटिंग कोन्स बनाने लगती है, और वो कटिंग कोन्स जो है ना वो आपके फ्रैक्चर लाइन में, क्योंकि अब जो दो बोन के बीच में फ्रैक्चर हुआ है, बीच में गैप नहीं है तो देयर इज़ अ फ्रैक्चर लाइन, उस फ्रैक्चर लाइन में ट्रांसवर्सली सेट हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो कैपिलरीज होती है ना, उस छोटे से फ्रैक्चर लाइन में जो स्पेस है जो 0.1 मिलीमीटर से भी कम है, उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। ऑस्टियोब्लास्ट उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है और डायरेक्टली आपका लैमिनार बोन बनता है फ्रॉम ऑस्टियो। इसमें जो आपके कैलस फॉर्मेशन है वो नहीं होता, जो इंटरमीडिएट स्टेजेस जितनी भी हमने पढ़ी वो सारी यहाँ पे स्किप हो जाती हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कटिंग कोन रीमॉडलिंग एंड हार्वेशन रीमॉडलिंग, जो कि प्राइमरी बोन हीलिंग में दिखता है, ठीक है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी बोन हीलिंग में देखा जाए तो सेकेंडरी बोन हीलिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं। इसमें जो सेकेंडरी जो बोन हील होती है ना, उसमें मैकेनिकली बोन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे बोन पे स्ट्रेस पड़ता है तो जो कैलस वहाँ पे बन रहा है ना, दैट कैलस विल ग्रो मोर स्ट्रॉन्गर। जैसा स्ट्रेस पड़ेगा बोन में, कैलस उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। वुल्फ्स लॉ के अकॉर्डिंग बोन के ऊपर जितना प्रेशर पड़ता है, जितना फोर्स लगता है, उतनी वो बोन स्ट्रांग होती जाती है। क्लियर है। उसके प्राइमरी और सेकेंडरी के अलावा भी एक हीलिंग होती है, दैट इज योर गैप हीलिंग। जब बोन में 1 mm से कम गैप हो, ठीक है, इसे हम प्राइमरी में नहीं बोलेंगे, हल्का सा गैप है। सेकेंडरी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू कैपिलरीज बनने लगती हैं और वूवन बोन बन जाता है उस जगह पे, उस गैप के अंदर, ठीक है। वो वूवन बोन लैमिनार बोन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज गैप हीलिंग। क्लियर है। नेक्स्ट इज द फैक्टर अफेक्टिंग फ्रैक्चर हीलिंग। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रैक्चर हीलिंग को अफेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ द एज ऑफ पेशेंट, ठीक है। जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर फ्रैक्चर ज़्यादा जल्दी यूनाइट होता है, और जो बच्चों का जो ड्यूरेशन है ना फ्रैक्चर यूनाइट करने का, वो एडल्ट के कंपैरिजन में आधा टाइम लेते हैं फ्रैक्चर को हील होने में। इवन जो यंग चिल्ड्रंस हैं उनके अंदर जो आपका फ्रैक्चर होता है वो इजीली विजिबल होता है एक्सरे के अंदर, ठीक है। ये है एज का रोल। उसके बाद आपका जो टाइप ऑफ बोन है, फ्लैट और कैल्सिलस बोन है ना, ये बहुत जल्दी यूनाइट हो जाती हैं, ठीक है। और जो आपके ट्यूबुलर बोन्स हैं, कॉर्टिकल बोन्स हैं, इन्हें यूनाइट होने में टाइम लगता है। उसके बाद आपका है पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर। जैसे आपका स्पाइरल फ्रैक्चर है, वो ऑब्लिक फ्रैक्चर के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी यूनाइट होगा। ऑब्लिक फ्रैक्चर ट्रांसवर्स फ्रैक्चर के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी यूनाइट होगा। कम्युनिटेड फ्रैक्चर को यूनाइट होने में टाइम लगेगा। उसके बाद है डिस्टर्ब पैथो एनाटमी। अब जहाँ पे भी फ्रैक्चर होगा वहाँ पर उस साइड पे जो नॉर्मल एनाटमी है वो भी हिंडर करेगी, ठीक है। तो उस एनाटमिकल चेंजेस की वजह से जो नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस है ना, उसमें भी डिस्टर्बेंस होगी। कैसे, जैसे कि इसमें दो चीज़ें हो सकती है। फर्स्ट वन इज योर सॉफ्ट टिश्यू इंटरपोजिशन। ये हो सकता है कि जो आपके फ्रैक्चर एंड्स हैं उसमें जो सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज़ है उसको पियर्स्ड कर दिया है और उसके साथ वो चिपक गए हैं, ठीक है। तो अब आपके दोनों फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स के बीच में आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ आ रहे हैं, तो वहाँ पर जो फ्रैगमेंट्स है ना उसमें कैलस फॉर्मेशन को वो प्रिवेंट कर रहे हैं, राइट। एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, सॉफ्ट टिश्यू बीच में आ रहा है फ्रैगमेंट्स के, तो वहाँ पे कैलस फॉर्मेशन नहीं होगा, हीलिंग बहुत स्लो होगी। और जो आपका इस्चेमिक फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर एंड्स हैं, इस केस में क्या होता है, जो आपके फ्रैक्चर एंड्स हैं ना उसके अंदर ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गई है, तो फ्रैक्चर यूनाइट बहुत स्लोली होगा, क्योंकि आपके फ्रैक्चर को यूनाइट होने के लिए, हील होने के लिए वहाँ पे प्रॉपर जो ब्लड सप्लाई है वो चाहिए, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट का सप्लाई होगा, आपके माइक्रोफेजेस, WBC जिसकी भी वहाँ पे नीड है वो आपके ब्लड सेल्स के थ्रू पहुँचेंगे, ब्लड के थ्रू पहुँचेंगे, सॉरी। तो उसके लिए आपका ब्लड सप्लाई इंटैक्ट होना ज़रूरी है। लेकिन अगर फ्रैक्चर एंड्स में ब्लड सप्लाई कट हो जाती है, इस्चेमिक फ्रैक्चर एंड हो जाता है, तो वहाँ पे यूनाइट या तो बहुत स्लो होता है या फिर होता ही नहीं है। नेक्स्ट जो है आपका टाइप ऑफ रिडक्शन। अगर अच्छा एपोजिशन होगा तो आपका फ्रैक्चर बहुत जल्दी यूनाइट होगा। और एडल्ट्स के अंदर एटलीस्ट जो आपके दोनों फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स हैं ना, उनका हाफ एटलीस्ट हाफ जो सेगमेंट है वो कांटेक्ट में रहेंगे तभी वो यूनाइट होगा। और चिल्ड्रंस के अंदर अलग है। चिल्ड्रंस के अंदर इवन अगर बोन साइड टू साइड भी कांटेक्ट में है ना, तो भी उनके अंदर यूनाइट हो जाता है चिल्ड्रंस के अंदर। इसे हम बोलते हैं बायोनेट रिडक्शन। उसके अलावा है इमोबिलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि आपके हर फ्रैक्चर को इमोबिलाइज होने की ज़रूरत है, लाइक रिब्स या स्कैपुला, इनको इमोबिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, हील हो जाते हैं। लेकिन आपके कुछ फ्रैक्चर्स होते हैं जिन्हें स्ट्रिक्ट इमोबिलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपके फीमर के नेक का फ्रैक्चर। उसके बाद ओपन फ्रैक्चर है तो उसमें यूनियन स्लो होगा। उसके बाद जो एक फैक्टर है दैट इज़ योर कंप्रेशन एट द फ्रैक्चर साइड। फ्रैक्चर साइड पे कितना कंप्रेशन है, कंप्रेशन इन्हेंस करता है आपका रेट ऑफ हीलिंग कैल्कुलियस बोन के अंदर।
और जो कंप्रेशन है दैट इज़ इन्हांस द रिजिडिटी ऑफ फिक्सेशन। कॉर्टिकल बोन के अंदर आपका जो फिक्सेशन होगा ना वो ज़्यादा रिजिड होता है। So guys, this is all about fracture healing. Hope you guys like the video. Do subscribe and share. Bye bye. Take care.